हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी ने जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये स्टेटमेंट दिया दैट देयर वुड बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच वुड बी वर्किंग फॉर एवर। कहने का तात्पर्य कि हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगी ही रहेगी। तो हमको ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होती क्या हैं और इनका यूज क्या है, कौन इनको स्टैब्लिश कर सकता है, और अभी क्या ये एडहॉक लेवल पे होती हैं, क्या ये सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे होती हैं, तो अब ये किस प्रकार से होने वाली हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए जल्दी से देखते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अ बेंच जहां पर एटलीस्ट 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस आर सिटिंग, यानी कम से कम 5 या उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जजेस जब बैठते हैं एक साथ किसी एक केस या एक सब्जेक्ट मैटर पे, उस चीज को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर केसेस जो डील किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई या कानून के किसी एक बहुत अहम सब्जेक्ट मैटर से जुड़े हुए चीजों पर डिस्कशंस होते हैं एंड फिर जजमेंट दिया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सवाल ये उठता है कि सर यूयू ललित साहब ने जब ऐसा कहा तो उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे मेजर एक कारण था पेंडेंसी ऑफ केसेस। उनका यह कहना था कि केसेस जो है वो बहुत ज्यादा पेंडेंसी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नोन एज डिलेस इन जस्टिस। आपने सुना होगा कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। यह हमारे हिंदुस्तान में हमेशा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय सही समय पे मिलना चाहिए, समय गुजर जाए उसके बाद क्या। तो आइए आगे देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो इसको कौन गठित कर सकता है? तो इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके पास ये पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गठित करने का और केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करने का। किसके पास है ये अधिकार? इट इज विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज वन आर्टिकल विच इज नोन एज आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल 143 जो है यह बताता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जी के पास यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर कि अगर उनको लगता है देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जिसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट की जो है एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो उन केसेस को, उन सब्जेक्ट मैटर्स को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 143। तो जब 143 की बात आती है तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 143 कैन रेफर और रादर टेक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या हिंदुस्तान में कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बैठी हैं? आंसर इज यस सर। And numerous of times there have been constitutional benches in India, and यहां पे जो subject matters हैं वो अलग अलग constitutional proceedings हैं जिनको डील किया गया है। For example, आपने A.K. गोपालन केस के बारे में सुना होगा, आपने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना होगा, आपने अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में सुना होगा। तो ये वो कुछ माइलस्टोन केसेस हैं जिनको डिसाइड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। एंड केशवानंद भारती केस इज समथिंग जो आप कभी भूल ही नहीं सकते, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये वो पर्टिकुलर केस था जिसने फाइनली जो हमारा पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टसल चल रही थी इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, क्या जो पूरा का पूरा प्रावधान है अमेंडमेंट का उसमें कुछ भी चीज बदली जा सकती है बाय द पार्लियामेंट। इस टसल को फाइनली जो है सेटल डाउन करने का काम किया था इस पर्टिकुलर केस लॉ ने, विच इज नोन एज द केशवानंद भारती केस। एंड केशवानंद भारती केस में निकल कर आई एक डॉक्ट्रिन विच इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इस डॉक्ट्रिन ने यह बताया कि हां पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट
विदाउट टचिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी उसकी जो नींव है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के मन में जो सारा का सारा इंस्पिरेशन था, जो उनके मन में हमारे संविधान को लेके जो विचार थे, उनको आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। यू विल नॉट बी टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नींव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा आपको जो परिवर्तन करने हैं, जो बदलाव करने हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। Now we have the reference to article number 143 that we were just talking about. Under article number 143 it is the power of the president, जहां पर वो सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकते हैं certain matters जिस पे उनको उनकी एडवाइस चाहिए हो। ये जो मैटर्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक where there is a question of law or there is a question of fact, and the other one जहां पे any dispute is there on pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or any other similar instruments. However, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों ही केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास भी कुछ पावर है। क्या पावर है? फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी जहां पे देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यहां पे सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर देयर एडवाइस और सुप्रीम कोर्ट मे रिफ्यूज टू टेंडर देयर एडवाइस, whereas in the second situation the Supreme Court has to give their advice. At the same time, in both the cases जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा रही है किसको, टू द प्रेसिडेंट, इट इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर। बाय दैट वी मीन इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट अपॉन द एडवाइस विच इज बीन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हैं, पहली जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ है, दूसरी जहां पे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, कोई सनद है या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों पे ही जो प्रेसिडेंट है वो रिफर कर सकते हैं फॉर द advice of the Supreme Court. However, in the first instance, जहां question of law, question of fact है, Supreme Court may tender its advice. Supreme Court may even deny to tender its advice. यानी it is the discretionary power of the Supreme Court. However, in the second situation, the Supreme Court is bound to give its advice, and at the same time, जो भी advice दी जा रही है by the Supreme Court, in the first scenario or the second scenario, it may or may not be worked upon by the president because it is just advisory in nature and not binding on the president. I hope we are on the same page. Now, the food for thought for all of you is that will the establishment of a permanent constitutional bench solve the purpose for which it has been made or rather said to be established? यानी ये कहा जा रहा है कि सर हम ये चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए ताकि जो डिलेज इन जस्टिस हो रहे हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। बट डू यू रियली थिंक कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा रही है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से डिलेज इन जस्टिस को हम कंसिडर कर सकते हैं या वो चीज कम हो सकती है? तो आई गेस नो। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल सिनेरियो, जो मेजर इशू है वो हमारे अपर जुडिशरी में नहीं है, जो पेंडेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनेरियो जहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की, जहां पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, ये पर्टिकुलर केसेस तो बहुत कम होते हैं इन नंबर। बट व्हाट अबाउट दोस केसेस जो कि बहुत समय से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स में चले जा रहे हैं एंड सिर्फ एडजॉर्नमेंट्स हो रहे हैं या फिर उन केसेस में डिलेज हो रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमें इस समय उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो हैव अ फूड फॉर थॉट एंड डिसाइड कि आपके हिसाब से क्या वो चीज होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ पेंडेंसी इन केसेस और रादर द डिलेज इन द जस्टिस व्हिच इज देयर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट आर योर सजेशंस? Please do comment down below after having a thorough reading about the progression. Thank you so very much. I am Aditya Rai signing off. All the very best.